तो ताजमहल जो है ताजमहल किसने बनवाया? ये बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, तो शाहजहां ने इसको बनवाया था। शाहजहां ने कब बनवाया था? 1632 में इसकी शुरुआत करी थी और 1632 से 1653 तक का ये समय लगा था। कितना समय लगा था? 32, 8, 20 इधर हो गया और 13 और 8 कितना होता है? 21 साल। टोटल 21 वर्ष जो है इसको बनने में लगा था। यही ना हुआ? 32, 8, 20, 32, 8, 40, 8 इधर हो गया और 13 उधर, 13, 8, 8, 3, 11, 21 साल, 21 वर्ष पूरा इसको बनने में लगा था। ठीक है, और ये इनकी पत्नी थी मुमताज़ महल। ये अपनी पत्नी को मुमताज़ महल कहते थे। ठीक है, और क्योंकि बहुत ही अधिक इनकी पत्नी जो है बहुत ही सुंदर थी। और ताजमहल जो है ये किसकी पत्नी थी? शाहजहां की। ठीक है, किसकी पत्नी थी ये? शाहजहां की पत्नी थी मुमताज़ महल। ठीक है, तो अपनी पत्नी से ये इतना अधिक प्रेम करते थे कि इन्हें जो है इनको ताजमहल बनवाना पड़ा। ठीक है, जो दुनिया में कहीं भी इससे सुंदर जो है कोई बिल्डिंग नहीं है। तो इन्होंने जो अपने प्रेम की ऐसी लकीर छाप करी, तो आप सभी से भी उम्मीद है कि ऐसा ही कर्म आप लोग भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। और इस ताजमहल को बनवाया किसने था? आप सभी ध्यान दीजिएगा। उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसको बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? उस्ताद अहमद लाहौरी। देखिए हल है, ताजमहल में हल है और ये ला है। ठीक है, तो इसका उल्टा हल का। ठीक है, हल का उल्टा क्या होगा? ला होगा। तो यहाँ से ला और ये आप याद रख लीजिएगा, यहाँ यहीं से कनेक्ट हो जाएगा। तो उस्ताद अहमद लाहौरी तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और जो है और शाहजहां को आपको बताते चलें कि शाहजहां को जो है मुगल कला में स्थापत्य का स्वर्ण युग काल, स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस काल को? शाहजहां काल को। ठीक है, शाहजहां काल को, ये ध्यान रखिएगा। और आपसे पूछा जाए कि केवल मुगल काल में, मुगल कला का स्वर्ण युग, तो मुगल या मुगल काल का स्वर्ण युग किसका काल है? तो मुगल काल का स्वर्ण युग अगर है तो मुगल काल का स्वर्ण युग जो है किसका काल रहा है? अकबर का काल। ठीक है, अकबर का काल। तो अकबर का काल इसलिए कि इसमें साहित्य का भी विकास होता है इनके काल में, और म्यूजिक संगीत का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, और जो कलाकृति का तो योगदान रहता ही है। ठीक है, और जो है अगर चित्रकला का स्वर्ण युग अगर पूछा जाए मुगल कला में चित्रकला का स्वर्ण युग, तो चित्रकला का स्वर्ण युग काल जो है किसका है? ये है जहांगीर का। ठीक है, तो जहांगीर का किसका है? जहांगीर का, ये ध्यान रखिएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जहांगीर मतलब चित्रकला और मुगल काल या मुगल कला का। ठीक है, तो मुगल काल का स्वर्ण युग अकबर का काल, ये ध्यान रखिएगा। और जो है मुगल काल में जो है स्थापत्य का स्वर्ण युग मतलब स्थापत्य के बारे में जो है शाहजहां जाना जाता है, और जहांगीर जो है चित्रकला के इतिहास के बारे में जाना जाता है, और मुगल कला में अकबर का काल जो है सर्वगुण संपन्न। ठीक है, तो इसमें इसका काल जाना जाता है। ठीक है, ये सभी ध्यान रखिएगा। चलिए और देखते हैं। जी, शाहजहां ने लाल किला बनवाया। ठीक है, लाल किला बनवाया। कहाँ बनवाया था जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते हैं? दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली में बनवाया, ये ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली में बनवाया है लाल किला, दिल्ली में। अब कब बनवाया था इसको? 1639 ईस्वी में। ठीक है, तो 1639 ईस्वी में ये बना था।
इसी के लगभग काल में था। ठीक है, तो लाल किला कब बनवाया गया था? 1639 ईस्वी में। थोड़ा सा डेट भी आप लोग याद रखते जाइए, क्योंकि प्रश्न में कुछ भी पूछा जा सकता है, आजकल बहुत तरह के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, और जो है ये शाहजहाँ का जो है मयूर सिंहासन, ये मयूर सिंहासन कहाँ रखा गया है? मयूर सिंहासन, सिंहासन जो है ये मयूर सिंहासन, इसका दूसरा नाम है, क्या नाम है जानते हैं? तख्त ए ताउस, तख्त ए ताउस। ठीक है, तख्त ए ताउस, जैसे तख्ता आप जानते हैं ना, अपने यहाँ तख्ता जिसपे सोते हैं। ठीक है, तो तख्ता के ही समझ लीजिए। तो तख्ता पे हम लोग क्या है, गरीब लोग तख्ते में बैठते हैं, तो ये मयूर सिंहासन बनवाए थे, तो तख्ता जैसा एकदम बढ़िया से बनवाए होंगे, तो उनके हिसाब से रहा होगा। लेकिन ये तख्त से आप याद रख लीजिए कि जो है ये बैठने वाला जो है, तो बैठा किस पे जाता है? तो सिंहासन पे हम क्या करते हैं? बैठते ही है ना, तो जो सिंहासन होता है तो बैठते ही है। तो इसका अपना याद रख लीजिएगा, मयूर सिंहासन को तख्त ए ताउस कहा जाता है। और यह है दीवान खास, जो दिल्ली के लाल किले में दीवान खास में दीवान ए खास, ठीक है, दीवान ए खास में ये रखा गया है। ठीक है, तो दीवान ए खास में रखा गया है। तो दीवान ए खास है कहाँ? तो दीवान ए खास है कहाँ जानते हैं? ये दिल्ली के लाल किला में ही है। ठीक है, लाल किला के अंदर दीवान ए खास है। ठीक है, आप सभी समझ लीजिए कि ये लाल किला जो है शाहजहाँ ने बनवाया था 1639 ईस्वी में, और इसी लाल किला में दीवान ए खास जो है उसमें है। ठीक है, तो दीवान खास है, और इसी के अंदर क्या रखा गया है? मयूर सिंहासन, माने तख्त ए ताउस। ठीक है, ये सब याद रख लिया भाई है, समझा थे? नहीं याद करे बहुत गड़बड़ हो जाए, तो याद करे जा। चला, अब देखिएगा, देखिए गांधार कला में पहले तो हम बता दें कुषाण काल जो था, तो इसमें दो कलाओं का विकास होता है। कौन कौन सी कला का? एक मथुरा कला के, गांधार कला का। ठीक है, गांधार कला और दूसरा मथुरा कला। ठीक है, तो मथुरा कला का विकास होता है और गांधार कला का। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना है कि इस गांधार कला में जो है, इस गांधार कला में, ये गांधार कला जो है भारतीय और देखिए ये गांधार कला जो है भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है। ठीक है, तो यूनानी कला का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? यूनानी कला का और भारतीय कला का। तो भारतीय कला इसलिए, भारतीय में भावों का जो है अंकन भारतीय हिसाब से किया गया है, और जो है यूनानी जो है ये कला शैली वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो कला शैली यानी उसकी बनावट जो है कहाँ से लिया गया है? यूनान से लिया गया है। इसलिए भारतीय और यूनानी शैली का ये मिश्रण है, और मथुरा कला यही की निजी कला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए किस काल में प्रसिद्ध शिलाकट मूर्ति गंगा अवतरण निर्मित है? गंगा अवतरण जो है, अवतरण ये क्या है जानते हैं? गंगा अवतरण क्या है? ये मूर्ति है। ठीक है, गंगा अवतरण मूर्ति जो है क्या है जानते हैं? तो गंगा अवतरण ये मूर्ति शिल्प है, यानी कि मूर्ति है। तो जो है ये किस काल में बना था? तो किस काल में निर्मित हुआ या किस काल में बना था? तो किस काल में ये बना था? ये बना था पल्लव काल में। ठीक है, पल्लव काल में। किस काल में बना था? पल्लव काल में। और कहाँ है? महाबलीपुरम में। कहाँ है ये? महाबलीपुरम में गंगा अवतरण। ठीक है, ये महाबलीपुरम में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, या मामल्लपुरम इसको कहते हैं, मामल्लपुरम। ठीक है, ये दोनों नाम आप याद रखिए, महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ थोड़ा थोड़ा बताते हैं, आप जितना क्वेश्चन को आप हल करते जाइएगा वो आपके लिए बेहद ही ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये है, बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद। तो बीजापुर, ये देखिए गोल गुंबद कहाँ है? ये गोल गुंबद जो है, ये गोल गुंबद कहाँ है जानते हैं? ये है बीजापुर। ठीक है, बीजापुर।
और ये बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ है ये? कर्नाटक में। पहले ये बीजापुर कहाँ था? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो कहीं कहीं जो है कभी कभी जो है ये महाराष्ट्र भी ऑप्शन दे देता है। अगर कर्नाटक उसमें नहीं है तो महाराष्ट्र आप लगाइएगा, अगर कर्नाटक भी दिया हुआ है तो आपको कर्नाटक लगाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो है तो ये गोल गुंबद जो है ये बीजापुर में गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा बिहार गुफा किसे कहते हैं? बिहार गुफा या बिहार से आप क्या समझते हैं? देखिए ये बिहार है, तो बिहार से आप क्या समझते हैं या बिहार गुफाओं का क्या अर्थ है? ठीक है, तो बिहार गुफाओं का क्या अर्थ है? तो बिहार गुफा मतलब क्या होता जानते हैं? इसको क्या कहा जाता है? निवास स्थान। निवास स्थान किसके लिए निवास स्थान? ये जो है मठाधीशों के लिए। मठाधीशों के लिए। ठीक है, मठाधीशों के लिए, या वैसे भी कोई भी जो है जैसे बिहार गुफा या गौतम बुद्ध का कभी जो है साधना वाधना जहाँ होता है वहाँ आप जाइएगा तो वहाँ यही होता है कि वहाँ जो भी जाता है तो साधना की दृष्टि से जाता है, इसलिए उसको मठाधीश कहा जाता है। तो ये मठाधीशियों के रहने के लिए निवास स्थान। तो बिहार मतलब निवास स्थान। जैसे आप अपने कमरे में निवास करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आप अपने कमरे में विहार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और बिहार को ही क्या कहा जाता है? संघाराम। संघाराम क्या कहा जाता है? ये संघाराम। ठीक है, तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होगा, तो बिहार को ही संघाराम कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अब क्या है? इंडो सरसैनिक वास्तुकला। इंडो सरसैनिक वास्तुकला। ठीक है, तो सरसैनिक वास्तुकला किस कला को कहा जाता है? इंडो इस्लामिक जो है, इंडो इस्लामिक। ठीक है, तो इंडो इस्लामिक कला को जो है क्या कहा जाता है? इंडो सरसैनिक वास्तुकला के रूप में। इन दोनों का नाम एक ही है। ठीक है, इंडो सरसैनिक कला कहिए या इंडो इस्लामिक, मतलब यह है कि इंडियन में और इस्लाम का जो है मिश्रण है। ठीक है, अब देखिए इंडो सरसैनिक वास्तुकला जो है इसको इंडो इस्लामिक कला भी कहा जाता है और इंडो इस्लामिक कला भी कहा जाता है। और इसका जो है इसकी 3 शैलियाँ लगभग मानी जाती हैं। कौन कौन सी? ये देखिए, एक प्रांतीय शैली। ठीक है, तो प्रांतीय शैली, और दूसरा है ग्रीको शैली, ग्रीको शैली नहीं, मुगल शैली। ठीक है, मुगल शैली। और तीसरा है शाही शैली। शाही शैली, ये ध्यान रखिएगा। तो इंडो सरसैनिक वास्तुकला को जो है इंडो क्या कहते हैं? इंडो इस्लामिक भी कहते हैं। इंडो इस्लामिक। ठीक है, इन दोनों का नाम एक ही है, आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, या इंडो सरसैनिक वास्तुकला। तो इसकी 3 शैलियाँ लगभग मानी जाती हैं। ये जो है प्रांतीय शैलियाँ या उपशैली कह सकते हैं। तो माने इसकी अपनी प्रांतीय मतलब जो है जो देशज शैली थी, जो यहाँ की शैलियाँ थी, उसको अलग भाग में बांट दिया गया। और मुगल काल में जो वास्तुकला बनी थी तो इंडियन थी और न बाहर की भी थी और मिलजुल के ही थी, तो मुगल शैली तो उसमें बांट दी गई। और शाही शैली जो है तो जैसे बहमनी शाह वगैरह के समय में जो बना था, जो दक्षिण में लोगों के दक्षिणी जो राजा थे, जैसे अहमद शाह जो है, कुतुब शाह, तो इन सभी जो है ना, तो उनकी जो शैली को माना गया, उनकी शैली को ये शाही शैली में बांट दिया गया। ठीक है, तो इसमें विशेष कुछ आपको नहीं पढ़ना है, मतलब आपको इतना जानते रहना है। मान लीजिए इसे प्रश्न में आता है, जैसे एक प्रश्न आया है, इंडो सरसैनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैलियों को जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है इंडो इस्लामिक पहला, और दूसरा दिया है इंडो पश्चिमी, और तीसरा दिया है इंडो, और चौथा दिया है इंडो ग्रीको। ठीक है, तो इसमें इंडो इस्लामिक ही शब्द सही होगा। ठीक है, तो हमको आपको बता दिए रहे हैं, तो अब ध्यान दीजिएगा। और जैसे इसके भाग के बारे में अगर पूछता है तो जैसे एक प्रश्न और भी दिया है, तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं है। तो वर्गीकृत नहीं मतलब अलग है, तो उसमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो ऑप्शन जो है इससे नहीं मिलता जुलता, माने इसका जो है भाग नहीं है।
तो इसमें दिया है प्रांतीय शैली दिया है, मुगल शैली दिया है और शाही शैली। तो हमने बताया ना कि तीनों शैलियाँ जो है इसके भाग हैं, और ये ग्रीको शैली जो है ये इसका भाग नहीं है। ठीक है, आप तो इस को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत विशेष इसमें कुछ नहीं है। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है देखिएगा, गोल गुंबद जो है, गोल गुंबद जो बनाया गया है बीजापुर में, उसमें कौन सी सामग्री उपयोग की गई है? तो माने ये किससे बना है? तो गहरा भूरा, ठीक है, गहरा भूरा बेसाल्ट से बना है। किससे बना है? बेसाल्ट से। ये ध्यान रखिएगा, गोल गुंबद किससे बना है? तो ये बना है गहरा भूरा बेसाल्ट से बना है। ठीक है, गहरा भूरा बेसाल्ट से बना है, यानी कि ये बेसाल्ट से ही बना है, तो इसका गहरा रंग भूरा रंग होता ही है बेसाल्ट का। ठीक है, तो बेसाल्ट हमेशा जो है इसका कलर जो है इसी टाइप का होता है, भूरा रंग का। ठीक है, तो ये अब गोल गुंबद हमने बता दिए कहाँ है, बीजापुर में। ठीक है, तो बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगला देखिए, तो ताजमहल पर अगला प्रश्न है, ताजमहल पर जो है कौन सी किताब कैलीग्राफी पर तैयार की गई है? तो कैलीग्राफी पर कौन सी किताब तैयार की गई है? ताजमहल पर जो डिजाइन बने हैं तो इसके आधार पर एक कैलीग्राफी तैयार की गई है। ठीक है, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी मतलब लेटर राइटिंग। ठीक है, तो लेटर राइटिंग इसी से संबंधित है। ठीक है, कैलीग्राफी, तो आप सभी ये ध्यान रखिएगा, कैलीग्राफी जो है तैयार की गई है। तो इसमें कौन सी ऐसी पुस्तक है? इसमें पूछा है ताजमहल पर कौन सी किताब कैलीग्राफी पर तैयार की गई है? तो वो पुस्तक का नाम क्या है जानते हैं? कुरान। तो कुरान जो है वो भाषा जो है उसमें ये कैलीग्राफी से संबंधित जो है उसमें लिखा गया है। ठीक है, तो अलग अलग डिज़ाइन के जो उसमें बनते हैं, जो डिज़ाइन है, जो लेखन शैली है, यानी कि फारसी हो या कोई और भी भाषा हैं, तो उन भाषाओं में जो भी शब्द हैं तो उसकी कैलीग्राफी उसमें सुंदर ढंग से लिखी गई है। ठीक है, और उसी से संबंधित यह पुस्तक है। और ये कैलीग्राफी किसके आधार पर बनाई गई है? ताजमहल। ठीक है, ताजमहल में जो लेटर लिखे गए हैं, ठीक है, तो उसके आधार पर सुंदरता को जो है इसमें कुरान पुस्तक में लिखा गया है। ठीक है, तो कुरान, ये ध्यान दीजिएगा, ताजमहल से संबंधित रहा है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने कुतुब मीनार को पूरा किया और उसमें 3 कोषागार भी जोड़े? अब देखिए, कुतुब मीनार बनवाता कौन है? कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार कौन बनवाता है? कुतुबुद्दीन। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन बनवाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी शुरुआत करवाता है। क्या करवाता है? शुरुआत करवाता है। और शुरुआत करवाने के कुछ ही समय बाद ये जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि मर जाता है। तब उसके बाद जो है इल्तुतमिश, इसका जो कि दामाद था शायद, ठीक है, इल्तुतमिश, ठीक है, तो इल्तुतमिश जो है तब ये इस काम को पूरा करवाता है। किसको? ये कुतुब मीनार को पूरा करवाता है। ठीक है, और यही इल्तुतमिश जो है, यही इल्तुतमिश क्या करता है इसमें, यही इल्तुतमिश जो है इसमें कितने कोषागार बनवाता है? तो 3 कोषागार और बनवाता है। ठीक है, 3 कोषागार ये इल्तुतमिश जो है इसी कुतुब मीनार में 3 कोषागार जो है और बनवाता है। ठीक है, तो 3 कोषागार और बनवाता है, यानी कि यही कुतुब मीनार जब आधा अधूरा रह जाता है तो 3 कोषागार और बनवा के जो है उसको बड़ा कर देता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए मजे से, अपना घंटे 2 घंटे लगातार पढ़ते रहिए। पढ़ाई को छोड़िए ही मत, जितना ज़्यादा आप पढ़िएगा उतनी आपकी बेनिफिट होगी, आप अच्छा रिस्पांस करेंगे, आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, देखते हैं। देखिए, राजा गांडा ये क्या है जानते हैं? बड़ा अजीब नाम है बड़ा अजीब नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन देखिए, इससे कौन सा मंदिर संबंधित है? ठीक है, इससे कौन सा मंदिर संबंधित है? तो कंदरिया जो कंदरिया महादेव मंदिर जो है मंदिर, ठीक है, तो इसे राजा गांडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? खजुराहो में है। ठीक है, छतरपुर
खजुराहो कहाँ है? खजुराहो, खजुराहो कहाँ है? तो खजुराहो है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रही है, और नहीं पढ़े होंगे तो ये जान लीजिए कि बहुत दिक्कत हो रहा होगा। तो अभी से अब इंतज़ार मत करिए, 1 महीने में इतना रगड़ के पढ़िए कि 10 घंटा एकदम अपना लपेट दीजिए अगर नहीं पढ़े हैं तो, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से पढ़ाई कीजिए। हाँ, तो कहाँ स्थित है? छतरपुर खजुराहो में स्थित है और मध्य प्रदेश में जो है स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका ये कंदरिया महादेव जो मंदिरवा है ना, यही इसी से संबंधित है, राजा गांडा। हाँ, ये जान लीजिए। चलिए चलिए एक प्रश्न हम पूछते हैं। अब देखिएगा, एक दिया हुआ है कलश, कलश दिया हुआ है, और वेसार, वेसार जगती, ठीक है, जगती दिया है, और विमान दिया है। अब पूछ क्या रहा है जानते हैं? पूछ क्या रहा है ये? इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? इसमें से भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है? कलश होता है, जगती भी होती है, विमान भी होती है। विमान आपको मंदिरवा में ऐसा नहीं होता है क्या? और जगती, जगती जो यहाँ चौतरवा बना रहता है, चौतरा बना रहता है ना, आगे चौतरा बना रहता है जहाँ आप लोग बैठते हैं। और ये कलश जो है, कलश कहाँ रखा होता है? ये कलश यहाँ नहीं बना होता है, आप लोग जानते हैं कि नहीं? हाँ, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? ये देखिए, बेसार जो है ये उसका हिस्सा नहीं है। ये बेसार पता नहीं कहाँ से शब्द आ गया है, ये कन्फ्यूज करने के लिए ऐसे जो है एग्जामिनर दे देता है कि अरे लटकाए देव का, तो लटकाए देता है। इसलिए जितनी पढ़िए अच्छे से पढ़िए, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं, कन्फ्यूजन पैदा करते ही है एग्जाम में। कन्फ्यूज बनाने के लिए जो है, कन्फ्यूज होने के लिए समस्या पैदा ही की जाती है। तो इतना आप तैयार रखिए ना कि कौनों भी चीज़ उल्टा सीधा वो पूछें, समझ रहे हैं, कि उनमें कन्फ्यूज होना ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक प्रश्न इसी टाइप का और हम है, देखिएगा। देखिए, मंदिर की निम्नलिखित में से कौन सी नागर शैली पूर्वी भारत में है? अब आप देखिएगा, इसमें दिया है जगन्नाथ, जगन्नाथ, ठीक है, खजुराहो, खजुराहो दिया है, और सूर्य मंदिर गुजरात, सूर्य मंदिर गुजरात वाला, ठीक है, गुजरात वाला। और क्या दिया है? विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर, ठीक है, ये है तिगवा में, तिगवा माने तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, ठीक है, तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखिएगा। और ये गुजरात में है। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। आपसे देखिए यही दिया है, जगन्नाथ, खजुराहो, सूर्य मंदिर, विष्णु मंदिर, ऐसे ही दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो जगन्नाथ कहाँ है? उड़ीसा में। अब आप देखिए, अब इसमें से पूछा है, इसमें से क्या पूछा है? क्योंकि कौन सी नागर शैली पूर्वी भारत में है? तो पूर्वी भारत में है, नागर शैली कहाँ होती है? देखिए 3 शैलियाँ होती हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, ठीक है। तो अब देखिए, नागर शैली उत्तर वाला भाग और दक्षिण वाला भाग 10 है द्रविड़, 10 है दक्षिण वाला भाग, और दोनों को बीचे में मिला के यानी मध्य वाला भाग जो है, ये मध्य वाला भाग जो है बेसर शैली में आता है। तो नागर शैली जो है एक ठो है उड़ीसा में, ये जगन्नाथ का मंदिर जो है ये उड़ीसा में जानते हैं, ये नागर शैली का जो मंदिरवा है, तो उड़ीसा में जितने भी मंदिर है वो सब नागर शैली में बने हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नागर शैली में ये कौन सा है? तो इसमें यही पूछ रहा है कि नागर शैली में कौन सी मंदिर है? तो जगन्नाथ मंदिरवा यही है, ठीक है। कौन सा मंदिर है नागर शैली में? ठीक है। तो इसमें से ये सभी जो है, ये खजुराहो और ये सूर्य मंदिर गुजरात जो है, ठीक है, सूर्य मंदिर गुजरात और विष्णु मंदिर तिगवा का, ये सब जो है मध्यकाल में आते हैं। कहाँ से आते हैं? मध्य में आते हैं, यानी कि बेसर शैली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, बेसर शैली के अंतर्गत आते हैं, यानी बेसर शैली में बना हुआ है। तो एक ही उड़ीसा का ये मंदिर है जो कि जगन्नाथ है। जगन्नाथ कौन सी? पूर्वी शैली है, यानी कि पूरब में है, लेकिन
ये पूर्व में है, लेकिन तब पर भी जो है ये उड़ीसा में ये जो है कौन सी शैली का है, नागर शैली का है। इसको आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, जितना ध्यान रखेंगे आप सभी उतना ही अच्छा आपके दिमाग जो है सही से एडजस्ट करेगा। चलिए ठीक है, तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो नागर शैली में है। ठीक है, तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो कौन सी शैली में बना हुआ है, नागर शैली में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, गर्भघर, गर्भघर क्या है? अब तो आप कहेंगे कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आपने क्यों पूछा। अरे भाई, ये पूछा था डीएसएसबी में, इसलिए हम आपसे पूछ लिए। डीएसएसबी में क्या पूछा था? गर्भगृह को हम क्या कहते हैं, उसमें ऑप्शन में दिया था गर्भगृह को। अब गर्भगृह जो है ऑप्शन दिया था। ठीक है, यही ऑप्शन उसमें दिया था। अब देखिए, गर्भघर को गर्भगृह नहीं कहेंगे, तो दोनों बतिया तो एक ही है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ये प्रश्न डाल दिया। अब जिनको नहीं समझ में आया कि ससुरा क्या है, कि कौन विशेष मतलब है क्या, तो लोग इसमें कंफ्यूज होकर लटकता है। आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, याजी क्या है? तो याजी को हम क्या कहते हैं? याजी, देखिए याजी शब्द जो है आप इससे क्या समझते हैं? तो याजी क्या है जानते हैं? ये याजी क्या है? ये एक पौराणिक, देखिए एक जानवर है, ये एक जानवर है और एक ऐसा जानवर है जो कि पौराणिक कथाओं से संबंधित है। ठीक है, तो ये आधारभूत मंदिर में ठीक है में पौराणिक कथाओं से संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित है? ये याजी जो है ये आधारभूत मंदिर में पौराणिक कथाओं से संबंधित है। ठीक है, और संबंधित एक जानवर है। क्या है ये? एक जानवर है। तो याजी क्या है? ये एक एनिमल। ठीक है, तो एनिमल है। आप सभी ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ये माने पौराणिक कथाओं में जैसे जानवरों का नाम लिया जाता है, जैसे लोमड़ी है या और कोई भी जानवर एक नाम लिया जाता है, तो एक जानवर है याजी। ठीक है, तो उसी तरह से इसका नाम पड़ा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, इसको रट लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर प्रारंभिक पाल शैली का उदाहरण है? अब देखिए, हम प्रश्न आपको दे रहे हैं। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। और दूसरा ऑप्शन है कैलाश मंदिर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कोणार्क मंदिर। ठीक है, और चौथा 64 योगिनी मंदिर, योगिनी मंदिर। ठीक है, अब इसमें से पूछा क्या है, कौन सा मंदिर प्रारंभिक पाल शैली का उदाहरण है? तो पाल शैली का कौन सा मंदिर पाल शैली का है, ये पूछ रहा है। कौन शैली पाल शैली का मंदिर है? आप सभी एक बार गेस कर लीजिए। अभी देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, और ये कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा में है। ठीक है, एलोरा महाराष्ट्र वाला। और 64 योगिनी मंदिर ये कहाँ है? ये 64 योगिनी मंदिर कहाँ है जानते हैं? ये है खजुराहो में। कहाँ है? खजुराहो में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? खजुराहो यानी मध्य प्रदेश में है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। और कैलाश मंदिर एलोरा में है। सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ है? ये पाल शैली का उदाहरण है। ठीक है, ये कौन सा मंदिर जो है ये पाल शैली का उदाहरण है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जो है ये पाल शैली का उदाहरण है। ठीक है, वैसे पाल शैली का ये मंदिर जो है पश्चिम बंगाल का हो सकता है। और कहाँ हो सकता है मुझे देखिए, तो ये पाल शैली का देखिए, यही सिद्धेश्वर मंदिर जो है ये पाल शैली का उदाहरण है। ठीक है, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर ये पाल शैली का मंदिर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब अगला प्रश्न है, एक दिलवाड़ा मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर ये कहाँ है? माउंट आबू में। कहाँ है? माउंट आबू में। ठीक है,
तो माउंट आबू कहाँ है ये? यह क्या है? एक जैन राजस्थान मंदिर में है। क्या है ये? जैन मंदिर है। ठीक है, देखिए मट्टन चेरी महल, ठीक है। तो मट्टन चेरी महल ये कहाँ स्थित है जानते हैं? ये है स्थित कोचीन, ठीक है, कोचीन में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? कोचीन, ठीक है। तो कोचीन में स्थित है मट्टन चेरी महल। आप सभी याद रखिएगा, ये कोट्टन चेरी महल कहाँ है? तो कोचीन में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भगवान जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? देखिए हमने अभी अभी बताया कि भगवान तो भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ है? ये भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ है? अभी हमने आप सभी को बताया, जल्दी से गेस करिए 1 सेकेंड में। तो ये कहाँ है? ये है पुरी में। कहाँ है ये? पुरी में, मतलब उड़ीसा में। और हमने आपको बताया कि ये पूरब में होते हुए भी यह नागर शैली का उदाहरण है, ठीक है, नागर शैली में बना हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो नागर शैली में बना हुआ है ये मंदिर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, देखिए दक्षिण भारत में एक ठो बौद्ध स्तूप है। दक्षिण भारत में एक बौद्ध स्तूप है। कौन सा बौद्ध स्तूप है? क्या है यहाँ? बौद्ध स्तूप जो कि बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट है। कौन सा? बौद्ध स्तूप। और उसका क्या नाम है जानते हैं? आप लोगों को शायद याद नहीं होगा। यह है, क्या नाम है इसका? अमरावती का स्तूप, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये अमरावती का स्तूप है जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी, ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है। तो इसका मतलब कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि दक्षिण भारत का वह कौन सा बौद्ध स्तूप है जो बहुत ही सुंदर है, या, ठीक है, तो ये अमरावती स्तूप है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अमरावती स्तूप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विमल शाही मंदिर कहाँ स्थित है? विमल शाही मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। विमल शाही मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ मेरे भाइयों। तो ये विमल शाही मंदिर कहाँ है? यह है माउंट आबू में, ठीक है, ये माउंट आबू में है। कहाँ स्थित है? माउंट आबू, ठीक है, ये माउंट आबू में स्थित है। जितना ज़्यादा आप याद रखेंगे उतना ही ठीक रहेगा। अब चलते हैं खजुराहो की तरफ। आप लोग भी सब्री से इंतजार कर रहे होंगे ना, सोच रहे होंगे खजुराहो कब से आए, तो हम खजुराहो लेकर आ गए हैं। तो खजुराहो के मंदिर में पहली बात, ये खजुराहो मंदिर कहाँ है? खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। और खजुराहो मंदिर में सबसे सुंदर मंदिर कौन सा है, या सबसे सर्वोत्तम मंदिर कौन सा है? ठीक है, सबसे सर्वोत्तम मंदिर कौन सा है? सबसे सर्वोत्तम मंदिर कौन सा है? तो आप लोग बताइएगा कौन सा सर्वोत्तम मंदिर है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ना, ये कंदरिया महादेव का मंदिर जो है, कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है, कंदरिया महादेव का मंदिर है, ठीक है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसीलिए यह सर्वोत्तम माना जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी है। तो कंदरिया महादेव ये छतरपुर के अंतर्गत आता है। कहाँ के अंतर्गत आता है? 6 से छतरी वाला छतरपुर, ठीक है, 6 से छतरी वाला छतरपुर ई पड़ता है खजुराहो में। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ, तो देखिए
कल्याण मंडप का संयोजन किसका योगदान था? ठीक है, तो कल्याण मंडपम, इसको क्या कहते हैं? कल्याण मंडपम। ठीक है, तो कल्याण मंडप, ये कल्याण मंडप जो है इसमें किसका योगदान है? तो योगदान किसका है? विजयनगरम का। ठीक है, किसमें योगदान है इसका? तो विजयनगरम का, विजयनगर का ही इसमें योगदान है। ठीक है, तो कल्याण मंडपम, जो कल्याण मंडपम बना है तो ये कहाँ बना है? विजयनगरम में। ठीक है, तो विजयनगरम इसीलिए जो है इसका योगदान रहा है। विजयनगरम यानी विजयनगर का जो शासनकाल भी रहा है तो उसका जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा योगदान था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इसका। अब देखिए, कल्याण मंडपम का संयोजन कहा जाता है इसको। ठीक है, ये संयोजन क्यों कहा जाता है? आप कंपोजिशन बनाते हैं कि नहीं? कंपोजिशन बनाते हैं तो उसी तरह ये कल्याण मंडप जो है ये बहुत ही सुंदरता के साथ बनाई गई है। ठीक है, और क्या है? ये प्रांगण है, यानी कि बड़ा सा हॉल है और संयोजित बनाया गया है, इसीलिए इसका कल्याण मंडपम का संयोजन के नाम कहा जाता है। ठीक है, और इसमें विजयनगरम का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, एक मंदिर है गंगई कोंड, गंगई कोंड, गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर। ठीक है, तो इसको कौन से राजाओं ने बनाया था? तो गंगई कोंड। अब यहाँ से तो समझ में ना आएगा नहीं जब तक चोलपुरम का मंदिर नहीं कहेंगे। चोलपुरम का मंदिर कहेंगे तो चोल राजाओं ने बनाया था, तो पकड़ लेंगे। ठीक है, तो इसको किसने बनाया था? चोलपुरम, हाँ, चोल राजाओं ने। ठीक है, इसको कौन बनाया था? तो चोल राजाओं ने बनाया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, चोल राजाओं ने बनाया था। तो उसमें भी कौन बनाए थे? राजेंद्र चोल ने। ठीक है, चोल राजाओं ने, जैसे ये ऑप्शन दिया है चोल राजाओं ने, तो इसमें भी कौन बनाए थे? राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल एक चोल राजा थे, तो इन्होंने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर ये बनवाए थे राजेंद्र चोल जी। ठीक है, तो राजेंद्र चोल क्या थे? एक राजा थे। कौन से राजा थे? चोल वंश के राजा थे। ठीक है, राजेंद्र चोल ने किसको बनवाया था? ये गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर को। ठीक है, गंगई कोंड मंदिर को, इसको गंगई कोंड मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कि कहीं कहीं प्रश्न में पूछा है गंगई कोंड मंदिर किसने बनवाया है, तो राजेंद्र चोल ने। आप सभी ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पत्थर में यानी कि पथरा में सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति, ठीक है, बुद्ध की मूर्ति पथरा में सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति किस काल में बनी थी? ठीक है, या किस कला का उदाहरण है? तो यह मथुरा कला का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मथुरा कला का। ठीक है, तो मथुरा कला में जो है सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति पथरा में बनती है, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मथुरा कला में या मथुरा काल में। ठीक है, तो मथुरा का जो है देखिए कुषाण काल में, काल पूछेगा तो कुषाण काल। ठीक है, काल अगर पूछता है तो कुषाण काल लगाना है। ठीक है, कुषाण काल, वैसे पूछता नहीं है तो कुषाण काल। कुषाण काल के दो भाग रहे हैं, एक तो गांधार कला और दूसर का ये है जो मथुरा कला। गांधार कला और मथुरा कला दोनों ही कला जो है कुषाण काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कुषाण काल के अंतर्गत आते हैं और ये जो है गांधार कलवा जो है ये यूनानी कला से प्रभावित है। ठीक है, यूनानी कला से ये प्रभावित है, यानी गांधार कला में दोनों का मिश्रण है। ये भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण है। क्या? गांधार कला। ठीक है, ये गांधार कला भारतीय शैली व यूनानी शैली का भी मिश्रण है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि अजंता। ठीक है, अजंता शैली एक अपनी अलग शैली है, तो उसी से ये भारतीय शैली कही जाती है। ठीक है, और इसे क्लासिकल शैली भी कहते हैं। क्लासिकल शैली किसको? अजंता शैली को कहते हैं।
अजंता शैली को क्लासिकल शैली भी कहते हैं, और यही अजंता शैली अथवा भारतीय शैली इन सभी का यूनानी कला के साथ जो मिश्रण है वो गांधार कला के अंतर्गत आती है। ठीक है, और मथुरा कला जो है ये अपनी निजी कला थी। ठीक है, ये सभी ध्यान रखिएगा। तो ये सभी प्रश्न जो है आप जितना ध्यान रखेंगे उतना ही अच्छा है। चलिए देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि दिलवाड़ा मंदिर जो है यह किस धर्म से संबंधित है। हमने अभी आपको बताया, तो यह जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। ठीक है, तो ऐसे ही एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए मेरे भाइयों, और जितना ही ज़्यादा आप पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, मुझे जहाँ तक है क्वेश्चन आपको फिट बैठना चाहिए आपके यहाँ इस खोपड़िया में। ठीक है, तो जितने सरल से सरल मैं कोशिश करता हूँ कि सरल से सरल बना के आपको पढ़ाऊँ, तो ताकि हमें भी मज़ा आए और आपको भी मज़ा आए। ठीक है, अगर क्वेश्चन जो है बोरिंग अगर लगेगी तो मज़ा नहीं आएगा ना, तो इसलिए कोशिश किया जाता है थोड़ा सा एंजॉय लेवल बनाया जाए। बात पढ़ने से मतलब है और ज़्यादा टेंशन लेने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।